अब देखते हैं पूरा किस तरीके से काम कर रहा है। अब ये चेंजेस भी कर रहा है और मान लीजिए मैं किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय के बारे में देखना चाहता हूं तो मैं वो भी देख सकता। इस तरीके के डैशबोर्ड आपकी सैलरी बढ़ाएंगे और आपके इंटरव्यू को क्रैक करेंगे। होता क्या है आजकल के इंटरव्यू में इंटरव्यूअर ये नहीं कहता कि आप ये 5 फॉर्मूले इंप्लीमेंट करके दिखाओ। अब होता है कि वो आपको एक डेटाबेस देगा और कहेगा कि एक ऑटोमेटिक डैशबोर्ड बनाओ, क्योंकि वो जानता है कि एक डैशबोर्ड में फॉर्मूले से लेकर चार्ट से लेकर कलर कॉम्बिनेशन से लेके हर चीज यूज होती है। तो इसी तरीके की सारी चीज हम इस डैशबोर्ड में सीखेंगे, जिसमें मल्टीपल चार्ट्स, मल्टीपल फॉर्मूले जैसे कि सम इफ, काउंट, वीलुकअप, सम, उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करना, शेप्स ऐड करना, फॉर्मेटिंग करना चार्ट की, लिस्ट बॉक्स ऐड करना। तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे। तो ध्यान से पूरे डैशबोर्ड को सीखिए स्टार्टिंग से एंड तक। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को। तो जैसा कि आप मेरी एक्सेल की शीट देख रहे हैं, यहां पे आपको 2 शीट नजर आ रही होंगी, एक है रॉ डेटा और एक है बजट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रॉ डेटा से। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम अपने इस डेटा को एक टेबल में कन्वर्ट कर देंगे, सो दैट हम इस पे कुछ और भी रिकॉर्ड्स ऐड करें तो वो ऑटोमेटिकली चेंज होता रहे, हमें बार बार इसमें अपना जो डेटा सोर्स है उसकी रेंज चेंज ना करनी। तो उसको टेबल में कन्वर्ट करने के लिए आप प्रेस करेंगे कंट्रोल ए, जिससे कि ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको जाना है होम के अंदर फॉर्मेट एज टेबल पे। यहां पे आप कोई भी अपने पसंदीदा स्टाइल को चुन सकते हैं। मैं ग्रीन वाले को चुनता हूं, ओके। और इसके बाद देखिए इसमें लिखा आ रहा है वेयर इज द डेटा फॉर योर टेबल। इसको आप चेक रहने दे अगर आपके पहले रिकॉर्ड में आपकी हेडिंग लिखी हुई है रोज की, ओके। मैं करता हूं ओके। अब आप देख रहे हैं तो यहां पे ये टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। अब है दूसरी शीट हमारी बजट। अब इसमें क्या है कि हर कैटेगरी वाइज कितना बजट अलॉट किया गया है वो डिटेल यहां पे है। तो इस वाली डेटा को भी हम टेबल में कन्वर्ट कर दे, तो हम सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल ए और फॉर्मेट एज टेबल में जाके मैं सेव स्टाइल सेलेक्ट करता हूं और ओके करता हूं। अब मेरी दोनों शीट टेबल में कन्वर्ट हो चुकी हैं। अब यहां पे 3 शीट ऐड करेंगे अपनी कैलकुलेशन के लिए, अपने डैशबोर्ड के लिए, और एक है जहां पे हम एम्प्लॉय यूनिक क्रिएट करेंगे, ओके। तो मैं एक एक करके यहां पे ऐड करता हूं। तो सबसे पहले मैं ऐड करता हूं कैलकुलेशन शीट, ओके। इसके बाद मैं ऐड करता हूं एक एम्प्लॉय नेम की टेबल, ओके। यह है एम्प्लॉय नेम। एंड एक और मैं इसमें ऐड करता हूं जो मेरी रहेगी डैशबोर्ड। ये होगी मेरी डैशबोर्ड शीट। डैशबोर्ड को मैं सबसे आगे ले आता हूं और एम्प्लॉय नेम को मैं यहां पे रख देता हूं और कैलकुलेशन को मैं बजट के आगे रख देता हूं, ठीक है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं रॉ डेटा के अंदर मेरे मल्टीपल नेम्स लिखे हुए हैं, एक ही नाम रिपीट भी हो रहा है और अलग अलग नाम भी है। तो इनमें से सबसे पहले मैं एक यूनिक नेम की लिस्ट निकाल दूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये पूरे नेम सेलेक्ट करूंगा और कॉपी करूंगा और एम्प्लॉय नेम जो शीट है यहां पे जाके मैं ऐसे कर दूंगा पेस्ट, ओके। लेकिन अब यहां पे आप देख रहे होंगे कि यहां पे नाम मल्टीपल आ रहे हैं। सो मैं इसे यूनिक करने के लिए क्या करूंगा, इसमें से जो डुप्लीकेट्स नेम है वो डिलीट कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, डेटा टैब में जाऊंगा, यहां पे रिमूव डुप्लीकेट्स सेलेक्ट करूंगा और ओके कर दूंगा। अब मेरे पे सिर्फ यूनिक नेम रह गए हैं और मैं इसे भी कंट्रोल लेकर के एक टेबल में कन्वर्ट कर देता हूं होम टैब में जाके, फॉर्मेट एज टेबल, और मैंने इसे भी सेलेक्ट कर दिया। और यहां पे मैं करता हूं माय टेबल हैज हेडर्स और मैंने कर दिया ओके। तो अब आप देख रहे हैं कि मेरे पे एम्प्लॉय की यूनिक नेम लिस्ट यहां पे आ चुकी है। अब हम कैलकुलेशन में जाते हैं और कैलकुलेशन में हम क्या करेंगे, यूनिक मंथ की लिस्ट निकालेंगे। कहां से, रॉ डेटा से। अब इसका फायदा ये होगा कि जब हम डैशबोर्ड बनाएंगे तो वहां पे हम एक सिलेक्शन बना पाएंगे जिसमें हमें मंथ सेलेक्ट करके हमें सारा रिजल्ट आएगा। तो मैं क्या करता हूं, सारी डेट सेलेक्ट करता हूं और इसे कॉपी करता हूं, कैलकुलेशन में जाके इसे पेस्ट स्पेशल कर देता हूं, ठीक है। सो ये जो नीचे का आप देख रहे हैं यहाँ पे डेट फॉर्मेट सही नहीं आ रहा है, तो मैं इसे चेंज करता हूँ मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाके। यहाँ पे आपको कस्टम सेलेक्ट करना है और अपना मनचाहा फॉर्मेट देना है। तो मेरा जो फॉर्मेट है वो है MM और -YY, ओके। ये हो गया। अब यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि मल्टीपल टाइम्स एक ही मंथ रिपीट हो रहा है, तो हम इसको रिमूव डुप्लीकेट्स कर देंगे। डेटा टैब में जाके यहाँ रिमूव डुप्लीकेट्स और ओके। अब आप यहां पे देख रहे हैं तो यहां पे सिर्फ यूनिक मंथ रह गए हैं 2022 के जनवरी से लेकर दिसंबर तक का डेटा, ओके। मैं इसको सेंटर लाइन कर देता हूं। अब हम यहां से अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे सो दैट जब हम डैशबोर्ड बनाएंगे तो वहां पे हम सारी चीज पुट कर पाए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पे कैलकुलेट करता हूं कि जो भी मेरा एक्चुअल एक्सपेंस हुआ है, करेक्ट। अब यहां पे हर मंथ में मेरा एक्चुअल कितना एक्सपेंस हुआ है उसे कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वो है सम इफ। अब सम इफ क्यों, क्योंकि यहां पे हम सम करा रहे हैं किसी एक कंडीशन के साथ, यानी कि मेरे को पूरा टोटल चाहिए लेकिन उसका मंथ जैन हो, फेब हो, इस तरीके से। तो हम लिखते हैं इक्वल टू सम इफ, ओके,
ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले कह रहा है कि रेंज यानी कि आप किस रेंज में क्राइटेरिया सर्च करने वाले हैं। तो हमारा क्राइटेरिया है मंथ। अब ये मंथ हम कहां पे देख रहे हैं, वो है हमारा रॉ डेटा के अंदर डेटा, जहां पे मंथ अवेलेबल है, ऑब्वियस बात है। तो मैं इसको पूरे को सेलेक्ट करता हूं, देन कॉमा। ओके, अब सेकंड चीज ये कह रहा है क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया हमारा क्या है, हम फिर वापस कैलकुलेशन में जाते हैं और क्राइटेरिया हमारा ये है कि उस पूरी लिस्ट में से पहले के लिए वो जैन देके फिर फेब देके। तो इस तरीके से मैंने पहले जैन सेलेक्ट कर दिया है। जब हम ये पूरा फॉर्मूला लिख देंगे तो इसको हम नीचे तक पेस्ट कर देंगे, देन कॉमा। अब ये कह रहा है सम रेंज क्या है। अब देखिए, हमने इस पूरी रेंज में ये तो देख लिया कि हमें इस पहले डेट वाले कॉलम में से अपने मंथ को मैच करना है, लेकिन इसके साथ हमें सम क्या करना है, हमें सम करना है जितना भी एक्सपेंस हुआ है। तो मैं इस पूरे को सेलेक्ट कर देता हूं, मेरा एक्सपेंस भी सेलेक्ट हो चुका है। मैं ब्रैकेट बंद करता हूं और एंटर करता हूं। अब आप यहां पे देख रहे हैं कि यहां पे मेरा जो सम है जनवरी का वो है 5122। अब अगर मैं रॉ डेटा में जाऊं और यहां पे फिल्टर करूं क्या, सिर्फ जैन। ओके, तो मैं यहां करता हूं जैन और करता हूं ओके। तो अब जो मेरा एक्सपेंस का टोटल है वो कितना है, ये देखिए आप 5122। इट मींस जो हमारा वहां रिजल्ट आया है 5122 वो बिल्कुल ठीक है। और मैं इसे नीचे तक ड्रैग कर देता हूं तो ये मुझे सारे मंथ का दे देगा। ओके, तो देखिए इसने सभी के लिए हमें दे दिया है कि हमारा इतना इतना एक्सपेंस हुआ है हर महीने के लिए। अब यहाँ पे हम कुछ कैलकुलेशन और करेंगे, जिसमें एक और कैलकुलेशन है हमारा बजट। ओके, यानी कि ये एक्सपेंस तो हुआ है लेकिन हमारी कंपनी जो एम्प्लॉयज को बजट दिया था वो कितना है, करेक्ट। और बजट है हमारा यहाँ पे ये लिखा हुआ। अब देखिए, अगर मुझे बजट कैलकुलेट करना है हर महीने के लिए हर एम्प्लॉय के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, एक कैलकुलेशन कर सकते हैं आप कि आप यहीं पे जितने मंथ है उसको इंटू कर दें और जितने एम्प्लॉय हैं उसको इंटू कर दे इसके सम के साथ। और दूसरा तरीका है कि आप यहां पे फॉर्मूला लिख के जो आप वहां लिखेंगे वो आप यहां कर ले। तो बजट में यहां पे कैलकुलेट करता हूं किस तरीके से, इक्वल टू सम। ओके, अब सम किसका, अब मुझे जनवरी मंथ के सारी कैटेगरी के सारे एम्प्लॉय के लिए टोटल बजट निकालना है उस महीने का। तो मैं क्या करूंगा, सम करूंगा इस पूरे को। ठीक है, अब ये पूरा टोटल हो गया। अब मैं इसे करूंगा इनटू किससे, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, करेक्ट। क्योंकि मान लीजिए कि एक एम्प्लॉय के लिए एक महीने में सारी कैटेगरी का जितना सम है वही बजट अलॉट हुआ है। और ये करीब अब आप देख रहे हैं तो कितना है, 350, 150 कितना होता है, 500, 600 और 600 और 800, 1400, यानी 1400 एक एम्प्लॉय के लिए। तो हमारे टोटल एम्प्लॉय कितने थे, यहाँ पे 5 है। ठीक है, अब ये से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो मैं इसको क्या करता हूं, फॉर्मूले के थ्रू काउंट कराता हूं। ठीक है, तो ये सम हो गया। अब मल्टीप्लाई बाय कितना, जितना भी काउंट हो हमारा, क्या मैं यहां पे फॉर्मूला यूज कर रहा हूं काउंट है, जो कि काउंट करेगा एक रेंज में जितने भी फिल सेल है, जो एम्प्टी है उसको ये काउंट नहीं करेगा। ठीक है, जितना भी काउंट है एम्प्लॉय नेम लिस्ट का। अब ये से ज्यादा होंगी या कम होंगी वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। मैं करता हूं एंटर। तो ये कह रहा है कि एक एम्प्लॉय के लिए जो बजट है वो है 7000। तो इसने यहाँ पे कैलकुलेट करा है कि एक महीने में जो सारे 5 एम्प्लॉय हैं उनके लिए बजट है 7000। और ऑब्वियस बात है कि सारे महीने में हमारे पास 5 एम्प्लॉय है तो बजट हर महीने के लिए सेम रहने वाला है। अब तीसरी कैलकुलेशन हम यहाँ पे करेंगे क्या, वेरिएंस मान लीजिए जो आपका डिफरेंस है, यानी कि अगर 7000 का बजट अलॉट हुआ था तो जो एम्प्लॉय है उन्होंने एक्चुअल में एक्सपेंस कितना किया, तो बजट अलॉटेड माइनस एक्चुअल जो भी होगा वो हमारा आएगा वेरिएंस में। तो हम लिखेंगे इक्वल टू एक सिंपल सा फॉर्मूला, बजट माइनस एक्चुअल एक्सपेंस। ओके, तो 1878 रुपए जनवरी में हमारा बजट बच गया, जबकि वो एम्प्लॉय यूज कर सकता था। इसी तरीके से मैं इसको नीचे तक ड्रैग करता हूं तो हर महीने हमारा इतना इतना रुपया बचा है जो हमने बजट अलॉट करा था और वो एम्प्लॉय ने खर्च नहीं करा। अब एक चीज हम यहां पे और कैलकुलेट करने वाले हैं, वो है परसेंटेज ऑफ एक्चुअल। ठीक है, अब ये क्या है, इसका मतलब है कि यहां पे हम वो कैलकुलेशन करेंगे कि टोटल बजट में से कितना एक्सपेंस हो गया उसका परसेंटेज। तो उसका फॉर्मूला है इक्वल टू एक्चुअल एक्सपेंस जितना हुआ है डिवाइडेड बाय बजट, करेक्ट। एंटर करता हूं तो देखिए ये भी नंबर फॉर्मेट में है, मैं इसे परसेंटेज में कर देता हूं यहां से। अब
इसको नीचे तक ड्रैग कर देता हूं और इसके जो डेसिमल्स है वो हटा देता हूं। हर महीने का अगर हम देखें तो जनवरी में 73% जो अलॉटेड बजट था उसमें से 73% इन्होंने खर्च करा। इसी तरीके से हर महीने की कैलकुलेशन हमारे पे यहाँ पे आ गई। तो अब हमारा जो डेटा है वो पहले चार्ट को बनाने के लिए पूरा हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये दिखाएंगे कि हर महीने हमारा कितना परसेंटेज ऑफ एक्चुअल खर्च हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस डेट को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल दबा के एक्चुअल वाले को सेलेक्ट करेंगे। अब ये दो हमारे अलग अलग रेंज सेलेक्ट हो गए हैं। देन हम इंसर्ट पे जाएंगे जहां से हम चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं और हम यहां पे आएंगे और एक कॉलम चार्ट ऐड करेंगे। करेक्ट। अब इस कॉलम चार्ट को आप राइट क्लिक करें, कट करके आप आ जाएंगे डैशबोर्ड में और यहां पे राइट क्लिक करके कर देंगे इसे पेस्ट। ओके, अब जब आपने इसे पेस्ट कर दिया है तो आप इसे अपने तरीके से छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब जिस तरीके से मुझे अच्छा लगता है मैं उस तरीके से शॉर्ट कर रहा हूं, आपको जिस तरीके से अच्छा लगेगा आप उस तरीके से इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम कुछ चेंजेस करेंगे जिससे हमारा जो चार्ट है वो अच्छा दिखाई दे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपको लाइंस दिखाई दे रही हैं आप इसे डिलीट कर देंगे। ओके, आप राइट क्लिक करें, सेलेक्ट करके और डिलीट कर दें। इसके बाद जो ये परसेंटेज दिख रहा है इसे भी मैं दिखाना नहीं चाहता तो मैं इसे डिलीट कर देता हूं। करेक्ट। और थर्ड में क्या करता हूं, राइट क्लिक करके यहां पे ऐड डेटा लेबल्स करता हूं जिससे मेरे को पता चले कि एक्चुअल परसेंटेज कितना है। तो मैंने ये करा, आपकी परसेंटेज आ गई और आप इन कॉलम्स पे डबल क्लिक करेंगे तो आपको यहां पे दिखाई देगा। तो यहां पे आप इसका जो गैप है वो कम कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसका गैप कम से कम कर देता हूं तो जिससे कि इनका जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए। और मैं इसे सेलेक्ट करके राइट क्लिक करता हूं और यहां पे फिल कर देता हूं इसे येलो कलर से। ओके, ये वाला मैंने जो सेलेक्ट करा, अब देखिए ये जो फिल हो जाएगा हमारा इस कलर से। तो अब आप देख रहे होंगे अब ये थोड़ा सा बेहतरीन लग रहा है। और इसके में जो आउटलाइन आ रही है इसको मैं क्या करूंगा, यहां पे इसको सेलेक्ट करूंगा और फॉर्मेट में जाके इसकी जो शेप आउटलाइन है इसे मैं कर दूंगा नो फिल, ये नो आउटलाइन। अब देखिए कि आपका चार्ट बहुत ज्यादा बेहतरीन लग रहा है। ये हमारा पहला चार्ट इंसर्ट हो गया। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, यहां पे एक लिस्ट बॉक्स ऐड करेंगे और उसमें मंथ डालेंगे जिससे कि जैसे ही हम मंथ सेलेक्ट करें तो उस मंथ की डिटेल आ जाए। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा, एक इंडेक्स नंबर देना होगा हर मंथ को कॉल कराने के लिए कि जिस भी मंथ को हम सेलेक्ट करें उसका आंसर आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इन सारे मंथ को कॉपी कर लेंगे। ओके, मैंने करा कॉपी और मैं इसे यहां पे रख देता हूं, पेस्ट कर देता हूं और सबसे ऊपर हम लिख देते हैं टोटल, क्योंकि हमें टोटल भी दिखाना होगा। ओके, तो मैंने इसे टोटल करा और यहां पे मैं सबको एक इंडेक्स नंबर दे देता हूं 1 2 और मैं इसको नीचे तक ड्रैग कर देता हूं, ये मेरे 13 तक हो गया। और यहां पे मैं दो हेडिंग ऐड कर देता हूं, एक है मेरा इंडेक्स और दूसरे को मैं देता हूं वैल्यू। ओके, ये हमारा इंडेक्स वैल्यू हो गया। इसको सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं। अब आपको यहाँ पे एक लिस्ट बॉक्स ऐड करना है और वो आप कहां से करा सकते हैं, वो आप डेवलपर टैब से करा सकते हैं। ओके, अगर आपको ये डेवलपर टैब नहीं दिखाई दे रहा है तो आप फाइल में ऑप्शंस के अंदर जाके इसको इंसर्ट करा सकते हैं। मैं जाता हूं डेवलपर टैब में और यहाँ पे इंसर्ट के अंदर ये जो आप 5th वाला देख रहे हैं, ये एक लिस्ट बॉक्स है। मैं इसे क्लिक करता हूं और यहां पे इसे क्रिएट करता हूं। स्टार्टिंग में आपको यहां पे कुछ भी दिखाई नहीं देगा, अब आपको यहां पे असाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पे आप फॉर्मेट की मदद से डेटा दिखा सकते हैं। मैं इसे राइट क्लिक करता हूं और फॉर्मेट कंट्रोल पे जाता हूं। करेक्ट। इनपुट रेंज यानी कि जो आपका लिस्ट बॉक्स होगा उसके अंदर क्या दिखना चाहिए, वो कौन सी रेंज है, वो कोई एक सिंगल सेल भी हो सकता है और वो रेंज भी हो सकती है। तो मैं चाहता हूं ये सारा टोटल से लेकर सारे मंथ यहां पे दिखाई दे, तो मैंने पूरी रेंज सेलेक्ट कर दी। फिर है सेल लिंक। देखिए सेल लिंक का इसमें कोई रोल नहीं है, बट सेल लिंक आपको दिखाएगा कि किस नंबर का डेटा आपने सेलेक्ट कर रखा है। तो ठीक है, आप उसको कहीं पे भी सेलेक्ट करके रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं ये 13 के नीचे इंसर्ट करता हूं और मैं करता हूं ओके। अब आप देखेंगे कि जो भी मैं यहां सेलेक्ट करूंगा वही नंबर यहां पे दिखाई देगा। मान लीजिए मैं करता हूं टोटल, ये देखिए अब टोटल का नंबर क्या था, फर्स्ट, तो यहां पे फर्स्ट दिखाई देगा। उसी तरीके से अगर मैं दिसंबर सेलेक्ट करूं तो उसका नंबर था 13, तो ये सेलेक्ट हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसे कट करेंगे और अपने डैशबोर्ड में ही ऐड कर देंगे पेस्ट करके। ठीक है, मैं करता हूं इसे पेस्ट और यहां पे आ गया। लेकिन देखिए अब एक चीज ये आपके साथ भी होगी, जब भी आप इसे कट कॉपी करके यहां पे इंसर्ट करेंगे तो ये आपको डेटा नहीं दिखाएगा, क्योंकि जब भी हम लिस्ट बॉक्स को किसी एक शीट से दूसरे पे पेस्ट करते हैं तो उसका जो लिंक होता है वो टूट जाता है। तो एक बार फिर से वही चीज हम करेंगे जो हमने पहले करी थी। राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल पे जाएंगे आप। फॉर्मेट कंट्रोल पे जाने के बाद जो आपके सामने ये बॉक्स आ रहा है, डायलॉग बॉक्स, इसमें क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। ओके, और आप जाएंगे अपनी कैलकुलेशन शीट पे और कैलकुलेशन शीट पे हमारा ये वाला पार्ट था जो हम दिखा रहे थे। और नेक्स्ट
हम जो ये G18 हमने सेलेक्ट करा था वो हम यहाँ पे कौन सा कर देते हैं, मान लीजिए मैं यहीं पे करा देता हूँ 17 के पीछे, ठीक है। तो ये B17 जो आपको दिखाई दे रहा है मैं इसको कर देता हूँ C17, ओके, और मैं कर देता हूँ ओके। अब आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे डेटा दिखाई देने लग गया पहले की तरह। ये देखिए अब मैं सेलेक्ट भी कर पा रहा हूं। पहले स्टेप में हमने कॉलम चार्ट इंसर्ट करा और सेकंड में हमने एक लिस्ट बॉक्स यहाँ पे इंसर्ट करा दिया है। देखिए अब बारी है एक्सपेंस कैटेगरी एनालिसिस की, जिसमें हम कुछ इस तरीके के चार्ट बनाएंगे और उनके पीछे की कैलकुलेशन को करेंगे। तो मैं आता हूँ कैलकुलेशन की शीट पे और यहाँ पे मैं इस तरीके के इंडेक्स और वैल्यू दे देता हूँ जो कि मुझे आगे भी जरूरत पड़ेगी। ओके, ये मैंने इंडेक्स और वैल्यू यहाँ पे दे दिया। अब हम इसको किस तरीके से करेंगे, देखिए सबसे पहली चीज जो आपने यहाँ पे ये लिस्ट बॉक्स ऐड करा था इस पर राइट क्लिक करना और फॉर्मेट कंट्रोल पे क्लिक करना। फॉर्मेट कंट्रोल पे जाके जो हमने सेल लिंक दिया था अब इसको हम चेंज करके कैलकुलेशन में जो हम ये इंडेक्स दे रहे हैं इसमें डाल देंगे। ओके, अब इससे होगा ये कि अगर आप टोटल सेलेक्ट करते हैं तो और कैलकुलेशन शीट में आते हैं तो यहाँ 1 सेलेक्ट होगा। उसी तरीके से अगर आप जनवरी सेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 2 हो गया। मतलब जिस तरीके का आपका सिलेक्शन होगा उसी तरीके का चेंज हमारा कैलकुलेशन में आता रहेगा। ओके, तो इसको यहाँ पे हमने इंडेक्स दे दिया और वैल्यू के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे वी लुकअप लगाएंगे। ओके, इक्वल टू वी लुकअप 1 को सिलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पे इसको मंथ वाली डेटा के साथ वी लुकअप दे देंगे। अब जिस तरीके का सिलेक्शन ऊपर होगा उसी तरीके का यहाँ पे चेंज भी आता रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए एक्चुअल वर्सेस बजट का, इसके लिए हम यहाँ पे कैलकुलेशन करने वाले। किस तरीके से कैलकुलेशन होगी, यहाँ पे मैं 3 ले लेता हूं और यहाँ पे सबसे पहले है एक्चुअल, उसके बाद बजट और उसके बाद हम कर देते हैं परसेंटेज ऑफ एक्चुअल। ओके, अब इसकी कैलकुलेशन देखिए हमें कैसे करनी है। अब यहाँ पे देखिए 2 तरीके की कैलकुलेशन हम करेंगे इफ के साथ। या तो वो यहाँ पे टोटल हो सकता है और अगर टोटल होगा तो वो क्या करेगा, हमारा जो सारा एक्चुअल है उसे सम करके देगा। लेकिन अगर यहाँ पे टोटल कुछ और है, यानी टोटल की जगह जनवरी फरवरी है, तो वो सिर्फ उसी मंथ के आगे का देगा। करेक्ट, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, इक्वल टू इफ अगर B2, ठीक है, अगर B2 इक्वल टू है टोटल के तो कॉमा क्या करना है हमें, सम ऑफ जितना भी एक्चुअल एक्सपेंस है। करेक्ट, फिलहाल के लिए मैं ब्रैकेट बंद करता हूं और एंटर। देखिए अगर यहां पे ये क्या है टोटल, तो ये टोटल हमारा यहां पे आ गया है। ठीक है, लेकिन अगर ये टोटल नहीं है तो हमें उस केस पे क्या करना पड़ेगा, वी लुकअप करना पड़ेगा जो भी यहां पे लिखा है, यानी इसके अलावा मंथ होगा उस मंथ को इस वाले डेटा से। करेक्ट, इसमें 2 करेंगे और एंटर। अब देखिए, अब अगर यहां पे ये टोटल है तो ये आ रहा है, बाई चांस मान लीजिए कि यहां पे ये 2 है तो ये क्या करेगा, जनवरी का हमें दे देगा रिजल्ट। ठीक है, ये इस तरीके से चलता रहेगा। सेम चीज हम बजट के लिए करेंगे। अगर बजट टोटल है तो इन सब का टोटल आ जाए, वरना हर मंथ के आगे का टोटल आए। तो हम करेंगे इक्वल टू इफ B2 इक्वल टू टोटल कॉमा क्या हो, सम ऑफ ऑल बजट, ये सारा टोटल हो जाए, ब्रैकेट बंद। लेकिन अगर नहीं है तो क्या होगा, वी लुकअप होगा इस महीने का कॉमा यहां से बजट के साथ, यानी सिर्फ उसी महीने का जो टोटल बजट है वो दे दिया जाएगा। एंटर। देखिए अब ये आ गया। अब टोटल बजट हमारा 84,000 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 84,000 है और वो इसी हिसाब से चेंज होता रहेगा। अब परसेंटेज ऑफ एक्चुअल हम क्या करेंगे, जो भी हमारा एक्चुअल है उसको डिवाइडेड बाय बजट से कर देंगे। अब यहाँ पे इसका फॉर्मेट चेंज कर देते हैं परसेंटेज, और इसको हम कर देते हैं, इसके डेसिमल हटा देते हैं, ये हमारा हो गया। करेक्ट, तो ये हमारा एक पार्ट हो गया। इससे अब हम एक चार्ट ऐड करते हैं, हम करते हैं इंसर्ट और यहाँ पे चार्ट में जाते हैं और ये 2D बार चार्ट इंक्लूड करते हैं। इसको करते हैं यहाँ से कट, डैशबोर्ड में जाते हैं और यहाँ पे करते हैं इसे पेस्ट। करेक्ट, और इन सबको करने से पहले आप एक और चीज़ करिएगा, यहाँ पे पूरा सेलेक्ट करना और इसका जो कलर है वो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो ये है लाइट ग्रे से सेलेक्ट कर देना, जिससे कि आपके चार्ट अलग से दिखाई दे, जैसे कि अभी दिखाई दे रहे हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लाइन्स है इसको कर देना है डिलीट। देन जो ये बजट वाला सेक्शन है इसे भी सिलेक्ट करना है और इसे डिलीट करना है, और एट द एंड जो आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं इसे भी डिलीट कर देना। अब हम पे सिर्फ बार्स रह गए हैं। करेक्ट, तो इसको पहले आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे चार्ट डिजाइन में जाके क्या करेंगे आप, चेंज चार्ट टाइप, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये वाला सिलेक्ट कर देंगे सेकंड वाला। ओके, और
यहाँ पे ओके कर देंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको ओवरलैप करना है जिससे कि हमारा सिर्फ एक ही चार्ट दिखे। तो मैं से क्या करूँगा, यहाँ पे ये पूरा 100 कर दूंगा। लेकिन अब आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही बार दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट चार्ट डिज़ाइन पे जाना है, आपको सेलेक्ट डेटा पे जाना है और सेलेक्ट डेटा पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो इसका ऑर्डर है एक्चुअल को नीचे लाना है और बजट को ऊपर, ठीक है, और फिर करना है ओके। अब आप देख रहे हैं आपको दो कलर दिखाई दे रहे हैं, एक है हमारा एक्चुअल और एक है हमारा टोटल। जो एक्चुअल है इसका हम कलर चेंज कर देते हैं येलो, ओके, और जो इसका है इसका हम राइट क्लिक करके कर देते हैं इसे लाइट ग्रे, हो गया लाइट ग्रे। देन हम राइट क्लिक करके इस पर ऐड डेटा लेबल्स कर देते हैं और सेकंड वाले पे भी राइट क्लिक करेंगे और ऐड डेटा लेबल्स कर देंगे। इस वाले के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ इसको इनसाइड कर देंगे जिससे पता चले कि ये इसके इनसाइड पे है और ये इसके बात कर रहा है। हम प्लस में करेंगे, मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसे नीचे जाके इसको इनसाइड बेस कर देता हूँ, ओके। अब हमें अच्छे से ये पता चल रहा है। इसके बाद मैं इस चार्ट को यहाँ ऊपर से जो हेडिंग है इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको छोटा करके अपने हिसाब से यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर देता हूँ जिस हिसाब से आपको चाहिए। आप अपने हिसाब से इसे ऑर्गेनाइज करेंगे, मैं इसे यहाँ पे ले आता हूँ। ये मेरा ये वाला पार्ट हो गया और मैं इसे कर देता हूँ, ये मुझे लगता है इतना ठीक है, ठीक है। और इसका आप साइज़ इसको सेलेक्ट करके बड़ा कर सकते हैं। मैं इसको जितना हो सकता है उतना बड़ा करने की कोशिश करता हूँ और ये हो गया। सेकंड हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं एक टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स हम कहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है। मैं इसे ऐड करता हूँ और डैशबोर्ड में जाके यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बनाता हूँ। ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स बन गया। अब इसमें मैं क्या करूँगा, इस पर मैं डाल दूंगा जितनी भी हमारी परसेंटेज ऑफ एक्चुअल था, ओके, ये वाला पार्ट, और एंटर। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आ गया है। इसका हम साइज़ बड़ा कर देते हैं, परसेंटेज ऑफ एक्चुअल का, ये बहुत बड़ा हो गया है, इतना यहाँ पे ठीक है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं इसकी एक आउटसाइड लाइन आ रही है, तो इसको हम क्या करेंगे, शेप फॉर्मेट में जाके इसकी जो आउटलाइन है उसे नो आउटलाइन कर देंगे। और सेम इसमें भी हम चार्ट डिज़ाइन में जाके फॉर्मेट में जाके यहाँ पे इसका भी नो आउटलाइन कर देते हैं, ओके। हम चाहे तो इनका जो साइज़ है वो बड़ा कर सकते हैं, ओके, और मैं इसे भी पकड़ के इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ। और आप देखिए जिस तरीके से मैं इसे चेंज कर रहा हूँ ये उसी तरीके का हमें आंसर दे रहे हैं, यानी कि ये परफेक्टली काम कर रहा है, ओके। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके के डोनट चार्ट ऐड करेंगे। अब इनकी कैलकुलेशन कैसे होगी, जितनी भी हमारे पास कैटेगरी है उन सबके लिए हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। और इसको कैलकुलेट करने की जिसकी कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी हार्ड है, इस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मैं पहली कैलकुलेशन करता हूँ एकोमोडेशन के लिए, ठीक है, ये एकोमोडेशन हो गया और उसमें ये तीनों चीज़ हम कैलकुलेट करेंगे, करेक्ट। सो एकोमोडेशन में अब बात आती है कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। तो देखिए इसमें भी दो कैलकुलेशन होगी इफ के साथ, एक होगी टोटल पे और एक होगी रेस्ट ऑफ द मंथ्स के सिंगल मंथ की कैलकुलेशन। यहाँ पे टोटल है तो टोटल में क्या होगा, आपका जितना भी यहाँ पे एकोमोडेशन के लिए एक्सपेंस है वो टोटल हो जाएगा, करेक्ट। लेकिन अगर यहाँ पे कोई और सेपरेट मंथ है तो आपका क्या होगा कि इस रॉ डेटा में वो मंथ से मंथ चेक करेगा, कैटेगरी से कैटेगरी चेक करेगा और देन यहाँ पे इंक्लूड करेगा, ओके। तो इक्वल टू इफ, अगर ये क्या है इसको फ्रीज करते चले, इक्वल टू टोटल है, ठीक है, ये अगर टोटल है तो सम इफ, तो क्या हो, सम इफ हो, रेंज कौन सी है हमारी, रॉ डेटा में आएंगे तो यहाँ पे जो हमारी रेंज है उसमें जो क्राइटेरिया है वो क्या होगा, वो होगा एकोमोडेशन। यानी उस पूरी रेंज में वो देखेगा कि एकोमोडेशन कहाँ पे मिल रहा है, उसके बाद वो ढूंढ के कॉमा सम रेंज करेगा, किसको, इसको। यानी जो भी यहाँ पे इसको एकोमोडेशन मिलेगी उसके आगे का वो सिर्फ टोटल कर देगा, करेक्ट, ब्रैकेट बंद, कॉमा। अगर वो टोटल नहीं हुआ तो क्या होना चाहिए, सम इफ्स, क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशन लगेगी, मंथ को भी चेक करना है और कैटेगरी को भी चेक करना है, करेक्ट। तो सम इफ्स सबसे पहले क्या है, सम रेंज यहाँ पे देनी है तो सम रेंज पूरा आ जाएगा, कॉमा। क्राइटेरिया वन क्या है, क्राइटेरिया वन ये है कि वो इस वाले रेंज में क्या चेक करेगा, वो चेक करेगा कि यहाँ पे कौन सा मंथ है, करेक्ट। तो उसको भी यहाँ पे आप फ्रीज कर देंगे, देन कॉमा। क्राइटेरिया टू रहेगा कि रॉ डेटा में जो हमारी कैटेगरी है उसमें हमारा क्या होना चाहिए, एकोमोडेशन। मैं ब्रैकेट बंद करता हूं और एंटर। देखिए ये 3663 आया है, करेक्ट। अब मैं कहूं कि यहाँ पे है टोटल, मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या आ रहा है, 40687। इसी तरीके से अलग अलग मंथ को जो हमने यहाँ पे नंबर दिया था वो उसी हिसाब से चेंज होता चला जाएगा। अब हमें बजट कैलकुलेट करना है, तो बजट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो थोड़ा सा ईजी है, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, बजट में जाना है और यहाँ पे आपको क्या करना है,
सम ऑफ बजट फॉर ऑल एम्प्लॉय। ठीक है, अब देखिए 12 महीने में सभी एम्प्लॉय को अगर हम इंटू करते हैं बजट से तो हमारा टोटल बजट आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू जितना बजट है इंटू 12, 12 महीने में इंटू, अब यहां से हम काउंट फॉर्मूला लगाएंगे जिससे कि हम यहाँ पे जितने भी हमारे एम्प्लॉय हैं वो कैलकुलेट ऑटोमेटिकली हो जाए, ब्रैकेट बंद, एंटर। देखिए अभी हमने टोटल कैलकुलेशन के लिए ऐड कर दिया है। ठीक है, अगर टोटल बजट होगा तो वो हमारा यहां से आ जाएगा। मैं यहां पे जाता हूं कैलकुलेशन में और करता हूं इक्वल टू इफ, अगर ये वैल्यू क्या है, अगर ये टोटल है तो क्या होगा हमारा वीलुकअप, कौन सा, एकोमोडेशन। हम ढूंढेंगे एकोमोडेशन हमारा बजट में जाए और यहां से जो भी थर्ड नंबर का कॉलम है एकोमोडेशन के आगे का वो वैल्यू आ जाए। तो देखिए इसने भी फॉल्स दिया क्योंकि यहाँ पे अभी जुलाई है। मैं अगर से 1 करता हूँ जो कि हमारा टोटल को डिनोट करता है तो उसने 48,000 हमें आंसर दे दिया जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन अब हमें प्रॉब्लम यह आता है कि अगर वहाँ पे कोई और मंथ लिखा है, मान लीजिए मैं यहाँ करता हूँ 2, तो यहाँ पे फॉल्स दिया है क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करा है। अगर यहाँ पे कोई और मंथ है तो क्या होना चाहिए, तो होना चाहिए वीलुकअप किसका, एकोमोडेशन का, कॉमा, फिर हम बजट में जाएंगे, उसके बाद हम सिर्फ इतने पार्ट का लेंगे, कॉमा 2। अब यहां से क्या होगा, हमें उस पर्टिकुलर कैटेगरी का बजट मिल जाएगा और उसे हम इनटू कर देंगे किससे, जितने भी हमारे पास काउंट ऑफ एम्प्लॉय है। इससे हमें क्या होगा कि हमें पर मंथ का डेटा मिल जाएगा। करेक्ट। अब देखिए अब जो भी बजट है, मान लीजिए अगर मैं कहूं एकोमोडेशन का, तो एकोमोडेशन 800 इंटू 5 कितना होता है, 4000। यानी हर महीने हमारे एम्प्लॉय सेम है और हमारा बजट सेम है तो 4000 होगा हर एम्प्लॉय के लिए। तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन में 4000 आ गया। ओके, अब हम करेंगे एक्चुअल। ठीक है, तो जितना भी हमारा एक्चुअल था उसको डिवाइड कर देंगे बजट से, तो ये हमारा आ गया। मैं उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूं, ये हमारा परसेंटेज एक्चुअल का आ गया। लेकिन अब अगर हमें डोनट चार्ट ऐड करना है तो डोनट चार्ट में कितने में से कितना हमने अचीव कर लिया उसको शो करने के लिए हम उसको डिवाइड करेंगे कुछ परसेंटेज के बेस पे। मैं यहां पे करता हूं 90 और 100 के बेस पे। करेक्ट। अब मैं यहां पे इसको कहता हूं कि इक्वल टू इफ अगर K11 लेस देन इक्वल टू है किसके, 90 के, तो क्या हो, ये वैल्यू आ जाए जो K11 में, अदरवाइज हमारा डबल कोट मैंने दे दिया है कि ब्लैंक आ जाए। अब देखिए 90 से कम है तो यहां पे आ गया है। ठीक है, और अब इसको एक और फॉर्मूला मैं देता हूं, इक्वल टू इफ। यहां पे मेरे को 2 कंडीशन देनी है तो मैं कहता हूं इफ के साथ एंड। अगर जो मेरी एक्चुअल परसेंटेज आई है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है, साथ में ये लेस देन इक्वल टू 100 है, तो ये आ जाए, अदरवाइज ब्लैंक आ जाए। मैं ब्रैकेट में देके एंटर करता हूं। अब देखिए ये 68 है, अब मान लीजिए कि ये 1 होता और ये परसेंटेज 85 है तो ये देखिए 90 में आ गया, तो ये 85 आ गई। करेक्ट। अब इसके बाद यहाँ पे हम एक रिमेनिंग परसेंटेज कर देंगे डोनट चार्ट के लिए। ओके, इक्वल टू कौन सा, मैक्सिमम हो या 1, इसको हम 100% डिनोट करते हैं, या फिर जो हमारी ये वैल्यू है माइनस इसी से हम कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पे निकल के आ गया एक रिमेनिंग पार्ट। अब हमें से हर के लिए कैलकुलेट करना होगा, हर कैटेगरी के। तो मेरे पास है 4 कैटेगरी, तो मैं इसे 4 बार पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब एक कैटेगरी हमने कैलकुलेशन कर ली थी और हमारी रेस्ट ऑफ द जो कैटेगरी है वो डेली अलाउंस, अदर और ट्रांसपोर्ट। तो मैं यहाँ पे एक एक करके नाम डाल देता हूँ और जो हमारा रिजल्ट होगा वो आप देखेंगे कैसे चेंज होगा। ट्रांसपोर्ट, ओके, देखिए रिजल्ट चेंज हो गया। देन अदर और डेली अलाउंस, ये देखिए सारा हमारा जो है रिजल्ट आ गया। अब हम डोनट चार्ट ऐड करेंगे और वो कैसे करेंगे, हम हर कैटेगरी के जो ये परसेंटेज है जो हमने कैलकुलेट करे उनको सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट करेंगे। करेक्ट, हमने सेलेक्ट कर लिया और इंसर्ट करा कौन सा, डोनट चार्ट, वो भी ये वाला। ठीक है, इसमें हमने जो चार्ट टाइटल है वो फिलहाल के लिए हटा देते हैं। इसके बाद जो ये नीचे है इसे भी हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं और इसका जो साइज़ है वो छोटा कर देते हैं। अब ये हो गया हमारा 1 का। करेक्ट। अब इसी तरीके से हम इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं 4 बार, जिससे हमारी और भी कैटेगरी के लिए बन जाए, और ये 4। ठीक है, ये हमारा ऐड हो गए। अब हम सबका जो सीरीज़ का एड्रेस है वो चेंज कर देते हैं। हम यहाँ पे जाएंगे चार्ट डिज़ाइन में, सेलेक्ट डेटा करेंगे। पहला कैटेगरी था हमारा एकोमोडेशन, अब दूसरा है हमारा ट्रांसपोर्ट, तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और करता हूँ ओके। ये उसी तरीके से चेंज हो जाएगा। देन थर्ड पे जाते हैं और थर्ड पे हमारा कौन सा है, थर्ड पे हमारा है अदर,
मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया और ओके, ये उस हिसाब से चेंज हो गया। देन फोर्थ है हमारा डेली अलाउंस, मैं इसे भी करता हूँ ओके, ये सारे चेंज हो गए। अब हम क्या करते हैं, सबका कलर भी चेंज कर देते हैं। ओके, पहले का येलो रहने देते हैं और जो उसका ग्रे वाला पार्ट है उसको हम कर देते हैं लाइट ग्रे। ओके, ये हमने कर दिया लाइट। सेकंड में आते हैं, सेकंड का हम करते हैं रेड कलर और जो इसका डार्क ग्रे पार्ट है इसको कर देते हैं लाइट ग्रे। देन थर्ड को सिलेक्ट करते हैं, इसी तरीके से हम फोर्थ का भी चेंज कर देते हैं। अब हम चारों को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करके यहाँ से कट करते हैं और अपने डैशबोर्ड की तरफ ले आते हैं, पेस्ट करते हैं। ओके, तो ये सारे ऐड हो गए हैं। मैं यहाँ पे इनको रख देता हूँ एक एक करके। अब इनकी लेंथ विड्थ इस हिसाब से कर लेते हैं जो यहाँ पे फिट हो जाए। ये आ गया हमारा, तो ये हमारे आ गए चारों। अब हम यहाँ पे नाम दे देते हैं कौन सा किसका है। ओके, तो पहला वाला था हमारा एकोमोडेशन का। ओके, एकोमोडेशन, इसी को हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं और जिस तरीके से हमें यहाँ पे रखना है हम उसको यहाँ पे पेस्ट करते रहेंगे। सो फर्स्ट हमारा एकोमोडेशन था, हम कैलकुलेशन वाले में जाते हैं। देन हमारा ट्रांसपोर्ट, अदर और डेली अलाउंस। ओके, तो ये हमारा हो गया ट्रांसपोर्ट और ये हो गया हमारा अदर। देन हमारा हो गया डेली, ये हमारा कैटेगरी एक्सपेंस एनालिसिस। ओके, तो मैं डाल देता हूँ कैटेगरी एक्सपेंस, जो भी हमारा ये डैशबोर्ड आया है। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सपेंस डैशबोर्ड। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके नीचे कैलकुलेशन दे देंगे। तो ये हमारी कॉस्ट और यहाँ पे आ जाता है बजट। ठीक है, इसको हम सेंटर लाइन कर देते हैं और इसी तरीके से इसे, और यहाँ पे हम रखते हैं इक्वल टू। अब देखिए जो एकोमोडेशन का कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ये मैं जाता हूँ एकोमोडेशन में, तो उसका एक्चुअल कितना था, इतना। ठीक है, और इसी को मैं नीचे तक पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे 10 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसी तरीके से मैं इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ हर जगह पे और इनका जो सेल एड्रेस है वो चेंज कर देता हूँ सभी का। अब देखिए जो भी मैं सेलेक्ट करूँगा ये उसी हिसाब से चेंज होता रहेगा। देखिए, ठीक है, ऊपर भी नीचे भी ये तीनों चीज जो है ये चेंज होती रहेगी है मेरे सिलेक्शन के हिसाब से। अब देखिए यहाँ पे हमें एक परसेंट भी दिखाएंगे। सो मैं क्या करूँगा, मैं इंसर्ट पे जाऊँगा और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगा। ठीक है, जिससे कि यहाँ पे दिखे। ठीक, तो सबसे पहले मैं आता हूँ शेप में और यहाँ पे इसको कर देता हूँ नो फिल, ये नो आउटलाइन हो गया। और यहाँ पे जाके आप हम कौन सी परसेंटेज कराएंगे, जो भी कैटेगरी, जैसे मैं एकोमोडेशन बना रहा हूँ तो एकोमोडेशन का जितना परसेंटेज था वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 85 दिख रहा है, मैं इसका थोड़ा साइज बढ़ाता हूँ तो ये 85 हो गया। इसी तरीके से मैं इसे कॉपी पेस्ट करता हूँ। ओके, और सभी को चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे जल्दी जल्दी से। ये 27 हो जाएगा और यहाँ पे एक और आ जाएगा और इसका हो जाएगा 35। तो देखिए ऐड हो चुका। और हम एक और बारी चेक करते हैं क्या क्या सही काम कर रहा है। देखिए सारे एकदम परफेक्ट काम कर रहे हैं। अब बात है हमारे इस चार्ट की और इन स्लाइसर की। सो ये एक पाइवोट टेबल चार्ट। सो उसको हम इंसर्ट कराने के लिए क्या करेंगे, अपने रॉ डेटा में जाएंगे। रॉ डेटा में हम अपने पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे, देन इंसर्ट करेंगे और आप यहाँ पे देखेंगे पाइवोट चार्ट। मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए ये पूरा सिलेक्शन हो गया, यहाँ पे टेबल आ गई और अब ये पूछ रहा है कि आपको ये ऐड कहाँ पे कराना है। मैं कहता हूँ कि मुझे ये एग्जिस्टिंग वर्कशीट में कराना है। अब यहाँ पे मेरे को लोकेशन देनी पड़ेगी, तो मैं कैलकुलेशन पे यहाँ पे इसको ऐड कराता हूँ। ओके, एम्प्लॉय ले लेता हूँ मैं यहाँ पे और कॉस्ट टाइप को ले लेता हूँ और मैं एक्सपेंस को ले लेता हूँ। ठीक है, अब देख रहे हैं आप यहाँ पे सारी चीज़ दिख रही है। मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और इसे भी अपने डैशबोर्ड वाले सेक्शन में पेस्ट कर देता हूँ। ओके, ये हमारा डैशबोर्ड का सेक्शन आ गया और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए क्या क्या चीज़ मुझे यहाँ से हटानी है। मैं कह रहा हूँ कि जितने भी बटन दिख रहे हैं ये सब मुझे हटाने हैं और जो ये एकोमोडेशन का पार्ट है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसे मुझे नीचे लाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो लीजेंड है इस लीजेंड को मैं बॉटम में कर दूंगा तो ये आपको नीचे दिखाई देने लगेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो लाइंस दिख रही हैं इनको हम डिलीट कर देते हैं, साथ में ये जो दिख रहा है इसे भी डिलीट कर देते हैं जिससे हमें और स्पेस मिल जाए। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी जो ये कलर है ये सारे अलग हैं, इसको मैच करने के लिए हम अपने येलो कलर को यूज़ करेंगे और उसके लाइट से लाइट कलर को भी यहाँ पे फिल कर देंगे। और सबसे पहले मैं फर्स्ट वाले को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे सबसे जो डार्क येलो है उसे सेलेक्ट करता हूँ। देन सेकेंड वाले को मैं करता हूँ थोड़ा सा लाइट। देन इसी तरीके से मैं हर एक को अब लाइट लाइट सेलेक्ट करता चला जाऊंगा और अंत में मैं इसको लास्ट में सबसे जो लाइट वाला है इसको सेलेक्ट कर दूंगा। ओके, यहाँ से मैं इसे क्लोज करता हूँ और सभी में मैं डेटा लेबल ऐड कर देता हूँ एक एक करके। ये इसमें हो गया, देन इसका डेटा लेबल
और ये ऐड डेटा लेबल। ठीक है, यहाँ पे मेरे डेटा लेबल भी ऐड हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 स्लाइसर ऐड करूँगा जो कि मुझे मेरी पसंदीदा कैटेगरी के हिसाब से मुझे सिलेक्शन करने का मौका देगा। ओके, तो मैं यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और इंसर्ट में जाता हूँ। यहाँ पे स्लाइसर और यहाँ पे कौन कौन से स्लाइसर आप ऐड कर सकते हैं, तो मैं करता हूँ यहाँ से एम्प्लॉय और कॉस्ट टाइप और उनको ओके कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे 2 स्लाइसर बन के आ जाएंगे आपके सामने। अब सबसे पहले मैं इनका फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ, मैं येलो कलर वाला कर देता हूँ दोनों का फॉर्मेट, जिससे कि ये मेरे डैशबोर्ड के कलर से मैच करे। ठीक है, अब ये देखिए बहुत बड़े बड़े हैं, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ कॉलम पे जाके जितने यहाँ पे डेटा है यानी कि 5 रिकॉर्ड्स है, तो मैं 5 एक ही रो पे चाहता हूँ, तो मैं इसे 5 कर देता हूँ और इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ। ओके, और से मैं सेट करता हूँ यहाँ पे, जिससे कि डैशबोर्ड में अच्छा दिखे। ये मैं यहाँ तक मैंने करा और इसे थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। सेम इसी तरीके से मैं इसे एकोमोडेशन वाले पार्ट को भी करता हूँ। ये है 4, तो मैं इसे 4 करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, जिससे कि ये भी एक अच्छा दिखे। मैंने कर दिया और उसको साइज़ भी कर दिया मैंने। ऑलमोस्ट हमारा डैशबोर्ड कंप्लीट हो गया और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक हेडिंग डाल दूंगा वाइट कलर से, जो कि मेरी कंपनी का नाम हो सकता है, मान लीजिए XYZ सिक्योरिटीज़। ओके, साथ में मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सपेंस डैशबोर्ड, जिसको ये शो कर रहा है। ओके, ये हो गया एक्सपेंस डैशबोर्ड। अब देखते हैं पूरा किस तरीके से काम कर रहा है। अब ये चेंजेस भी कर रहा है और मान लीजिए मैं किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय के बारे में देखना चाहता हूं, तो मैं वो भी देख सकता हूं, या मैं किसी 2 एम्प्लॉय के बीच में कंपैरिजन करना चाहता हूं या पर्टिकुलर किसी कैटेगरी के लिए, तो ये सब मैं अपने इस डैशबोर्ड में कर रहा हूं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके अपनी राय जरूर देना कि क्या आप भी इस तरीके के डैशबोर्ड बना सकते हैं।